नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुरमाओं के सम्मान की। दुनिया को अपने खेल का लोहा मनवाने वाले टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट सभी खिलाड़ी देश लौट चुके हैं। सभी खिलाड़ियों को दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया गया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में कुल 7 पदक आए हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। भारत को सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया था। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को कांस्य पदक दिलाया। फिर बॉक्सिंग में लवलीना ने कांस्य पदक भारत को दी और लवलीना के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य मेडल जीत कर लाई। इससे बाद भारतीय पहलवान रवि दहिया ने कुश्ती में भारत के नाम सिल्वर मेडल किया। इसके बाद बजरंग पुनिया कांस्य पदक लेकर आए और फिर स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जीत के साथ पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। अब खबर तो समझिए कि आखिर टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए कैसे खास रहा। भारत के लिए अब तक का सबसे सफल टोक्यो ओलंपिक है और टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा मेडल हैं। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते थे। पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया और इसके साथ ही नीरज ने एथलीट में 125 साल का इतिहास भी बदल दिया। एथलेटिक्स में 125 साल बाद भारत को पहला पदक मिला। भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में 1920 में एथलेटिक्स में भाग लिया था और तब से लेकर रियो 2016 तक उसका कोई एथलेटिक पदक नहीं जीत पाया था। इसके अलावा हॉकी में 41 सालों से चला आ रहा मेडल का इंतजार भी खत्म हुआ। वेटलिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल भारत को मिला। 9 सालों बाद मुक्केबाजी में भारत मेडल और भारत की झोली में आई, और जबकि बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। देश के लिए इतना सब कुछ एक ओलंपिक के दौरान हुआ है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात जातीय जनगणना की। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है। सीएम ने कहा कि केंद्र जातीय जनगणना कराए तो ठीक है, अगर नहीं कराएगा तो राज्य को क्या करना है, हम सब मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि केंद्र की जातीय जनगणना कराए। साथ ही सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना से सबको फायदा होगा। तो हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। तो हम लोग की तो इच्छा है, इसका फायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति, किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। खबर तो समझिए, ये सच है कि बिहार की सियासत में जाति बड़ा फैक्टर है। जातिवाद को दरकिनार सियासी दलों के लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार जाति जनगणना के पक्ष में हैं। लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राय एक है।
जातीय जनगणना के लिए नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। उसी पत्र का हवाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया है। कुछ दिन पहले तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। 2 अगस्त को अमित शाह से जेडीयू सांसदों ने मुलाकात की थी। विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है और 18 फरवरी 2019 पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। केंद्र सरकार को भेजा भी जा चुका है, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। चलिए बढ़ते आगे और अब बात आरजेडी में पोस्टरबाजी की। आरजेडी में 2 भाइयों का पोस्टरवार तनातनी का एहसास करा रहा है। महज 24 घंटे के भीतर आरजेडी दफ्तर से तेज प्रताप का पोस्टर हटा और तेजस्वी को जगह मिल गई। जाहिर है जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप का बयान फिर पोस्टरवार इस बात को बल दे रहा है कि आरजेडी में ऑल इज वेल नहीं है। आरजेडी में 2 भाइयों के बीच पोस्टरवार की ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। महज 24 घंटे के भीतर पोस्टर बदल जाता है, पोस्टर बॉय भी बदल जाते हैं। पहली तस्वीर 1 दिन पहले यानी रविवार की है, जिसमें आरजेडी दफ्तर में लगे पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो दिख रही है, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। जिसके बाद सोमवार को इसे हटाकर तेजस्वी का पोस्टर लगा दिया गया। अब इस नए पोस्टर में लाइमलाइट में तेजस्वी के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो तो है, लेकिन तेज प्रताप यादव गायब है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे जो छात्र आरजेडी का जो पोस्टर लगा था वो पोस्टर अब हटा लिए गए हैं। पोस्टर को लेकर के काफी बयानबाजी हुई। दरअसल रविवार को छात्र आरजेडी की बैठक हुई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप मौजूद थे। इस कार्यक्रम में तेज प्रताप ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर एक बार फिर आग उगला था। उन्होंने क्या कुछ कहा था आप खुद सुन लीजिए। इसमें सिस्टम नहीं है पूरे तरीके से। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी है, जगदानंद जी हो गए, पूरा सिस्टम बना के। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में गेट था खुला रहता पिताजी, जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिए तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा। तेज प्रताप के इस बयान का असर ये हुआ कि छात्र आरजेडी की तरफ से आरजेडी के बाहर लगाए गए पोस्टर पर रविवार की रात एक अज्ञात युवक ने काली फोड़ डाली। आरजेडी में सियासी उठापटक पर जहां आरजेडी को सफाई देते नहीं बन रहा है, वहीं बीजेपी और जेडीयू इस पूरे मामले को 2 भाइयों में दरार के तौर पर देख रहे हैं। तो अनुशासन खत्म हो गया। वहां जो लालू जी का कंट्रोल था पार्टी से खत्म हो गया। उनकी पूछ भी नहीं हो रही है। लगता है कि अब कोई धमक नहीं है उनका, और यही लगता है, ये तो साफ दिख रहा है। लालू जी का छवि अगर दिखती है किसी में तो वो तेजस्वी के ज्यादा तेज प्रताप में दिखती है। तेज प्रताप का बोलने का स्टाइल और करने का स्टाइल में लालू जी की झलक दिखती है, और ये तो उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। किसी प्रकार के जगदानंद बाबू की नाराजगी ने बहम के शिकार है। आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के वो कड़ी है, वो स्तंभ हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी नीतियों को पूरी तरह से सींचा है। तो अब सवाल है कि क्या वाकई आरजेडी अंदरूनी कलह से जूझ रही है? क्या 2 भाइयों के पोस्टर का इशारा सही है? दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पोस्टर वॉर पर वार पलटवार जारी है और पोस्टरबाजी इस ओर इशारा कर रही है कि आरजेडी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। अब इस खबर को समझिए। 24 घंटे में पोस्टर का बदल जाना बड़ी बात है।
पोस्टर का विवाद पहले भी हो चुका है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब तेज प्रताप की वजह से आरजेडी सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी तेज प्रताप ने खुलेआम मोर्चा खोला था। तेज प्रताप के बयानों में खींच दिखाई देती है। तेज प्रताप प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर पहली बार नहीं भड़के हैं। तेज प्रताप की नाराजगी कई बार सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी है और तेज प्रताप के हमलों से नाराज प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू भी के इस्तीफे की खबर तक आ गई थी और इसके बाद मामला सुलझ गया था। वहीं रघुवंश प्रसाद को लेकर भी तेज प्रताप बयान दे चुके हैं। बाद में रघुवंश बाबू ने आरजेडी को छोड़ भी दी थी। 2 दिन पहले तेज प्रताप ने मुलायम सिंह से भी मुलाकात अकेले की थी और मतलब कहीं ना कहीं तेज प्रताप अपने कद से बहुत खुश नहीं है। चले बढ़ते हैं आगे और अब बात जनता दरबार की। हर सोमवार की तरह आज भी सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जिसमें फरियादियों ने मुख्यमंत्रियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। नीतीश कुमार आज शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान सिस्टम की कई लापरवाहियां सीएम के सामने आई। शिकायत से उसको तत्काल दिखवा लीजिए, ये तो उस समय खतरा था ही। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में फरियादी दिल खोलकर अपने मुखिया के सामने बातें रख रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकारी बाबू जनता के प्रति कितने संजीदा हैं। मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग समेत कई अन्य विभागों की शिकायत सुन रहे थे। सीएम उस वक्त चौंक गए जब उनके सामने बैठा एक फरियादी अचानक गाना गाने लगा, जिसके बाद सीएम को बीच में ही हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि ये सब गीत गाने की जरूरत नहीं है। क्या समस्या है ये बताइए। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा। ये सब गीत गाने की जरूरत नहीं है। क्या समस्या बोलिए ना। समस्या सर 1990 से मेरे स्वास्थ्य विभाग में। इधर जनता दरबार में पहुंचे एक युवक ने महामारी के काल में एक अस्पताल से लेकर अधिकारियों तक सिस्टम की बेपरवाही की कलई खोल कर रख दी, जिसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को न सिर्फ युवक की गुहार सुनने का निर्देश दिया, बल्कि उस पर कार्रवाई करने को भी कहा। हर बात पे बिहार गवर्नमेंट का गाइडलाइन दिखा के हम लोग को झांसे में रखा गया और पुष्पांजलि हॉस्पिटल भागवत नगर में है। मेरी माँ का भागवत नगर प्राइवेट हॉस्पिटल है सर। प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, उसके बाद भी सर प्रधान सचिव जो है उनको आवेदन दिए, आवेदन का रिसीविंग तक नहीं मिलता है हमको। पटना डीएम को आवेदन दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य को लड़का आया है शिकायत करने, वहाँ बहुत गड़बड़ी किया है और ये कोई शिकायत करता है तो उसको सुना नहीं जाता। उसके माता जी का ये डेथ भी होगी, तो ऐसा सब जगह जा रहा है लेकिन कोई इसको सुन नहीं रहा। जरा सुन लीजिए पूरी बात, एक्शन ले लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम तुरंत देखिए। दरअसल सरकार कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाहों पर होती है। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। पिछले बार भी जनता दरबार में सीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जनता दरबार लगा और सिस्टम की कई लापरवाहियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आई। और अब इस खबर को समझिए। सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है। जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं, उससे साफ है कि अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। दरअसल 2005 में से जारी जनता दरबार 2016 में बंद कर दिया गया था। 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया। सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान करना लोक शिकायत निवारण कानून का मकसद था। लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है वो बताती है कि अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और शायद इसीलिए 5 सालों बाद सीएम नीतीश कुमार से जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया गया। जनता दरबार में अधिकारियों की पोल खुल रही है।
2005 में सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने 2006 में जनता दरबार लगाना शुरू किया। बिहार के कोने कोने से फरियादी पहुंचते थे और 2016 तक जनता दरबार सफलतापूर्वक चलता रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात जज उत्तम आनंद की मौत मामले की। जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या हुई थी या फिर महज ये हादसा था, 11 दिन बाद भी ये साफ नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश सील बंद रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा हत्या को लेकर मोटिव के बारे में बताया नहीं गया। सीबीआई को हर सप्ताह हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले की मॉनिटरिंग करने को कहा गया। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा कुछ ठोस नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह कहा है कि वो अपनी जांच में तेजी लाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह भी कहा है कि हर हफ्ते सीबीआई इस केस से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट को वहां पर दाखिल करेंगे। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी, जिसमें जज उत्तम आनंद की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और जज की मौत को स्टेट फेल्योर बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जज की मौत के बाद केंद्र और सभी राज्य सरकारों से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जजों की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया है, जिस पर आने वाली 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जज उत्तम आनंद की मौत की जांच में जुटी सीबीआई की टीम ने लगातार 2 दिन घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। साथ ही मामले में गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले टिप्पणी की थी और कहा था कि झारखंड सरकार फेलियर है। कोर्ट ने साफ कहा कि स्टेट फेलियर है, मतलब जज की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। धनबाद में कोयले की वजह से गैंगवार होते रहते हैं और धनबाद की घटना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड हाई कोर्ट भी मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया। प्रधानमंत्री ने किसानों से ये संकल्प सम्मान निधि की ये 9वीं किस्त जारी करने के दौरान लेने को कहा और पीएम ने इस दौरान किसानों से चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से चर्चा भी की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने खाद्य तेल का मुद्दा उठाया। पीएम ने किसानों से क्या कहा ये बताएंगे, लेकिन पहले पीएम किसान निधि के बारे में जान लीजिए। इस योजना के तहत पीएम ने 9 करोड़ 75 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया। पीएम मोदी ने राशि जारी करते हुए लाभार्थी किसानों से बातचीत की। पीएम ने किसानों से कहा कि ये समय देश की कृषि को नई दिशा से लेकर अवसरों का फायदा उठाने का है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। यहाँ पीएम ने किसानों को खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लेने को कहा। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है।
ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बदलते दौर में लोगों के खान पान को लेकर जागरूकता आई है। ऐसे में किसानों को इस बदलाव को आत्मसात करना चाहिए। ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि लाभार्थी को दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। बिहार के कई इलाकों में गंगा नदी